अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अमार आलम और आज एक और एपिसोड मूवोनॉमिक्स के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर कोविड-19 के बाद चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन, अगर वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और तीसरा कि इसके चेंज होने से दुनिया पे क्या रिपरकशंस होंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट किया है थ्रू अमेरिकन नॉर्म्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। पूरी दुनिया अमेरिका के मॉडल को फॉलो करती जा रही है। लेकिन कोविड-19 के बाद हम ये देख सकते हैं कि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। अमेरिका के अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट अनप्रेसिडेंटेड लेवल से बढ़ रही है और इसी तरीके से वो लोन्स जो दे रहे हैं उनको और देने पड़ रहे हैं जस्ट टू कीप देयर इकोनॉमी फ्लोट। ये तो पिक्चर का एक रुख है। अगर हम पिक्चर के दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका इज स्टिल द फाइनेंस किंग। जितना फाइनेंस है वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी अमेरिका के अंदर ही है। ये हो गया पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर जो ये शो करता है कि अमेरिका इज स्टिल द किंग, वो ये है कि दुनिया में जितने बैंक्स हैं वो डॉलर को यूज करते हैं एज द रिजर्व करेंसी। तीसरा इंडिकेटर ये है कि जो डॉलर है वो ही इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि 80% जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो डॉलर यूज करती हैं, जिसका ये वाजे से ये मतलब हो जाता है कि जो फ्लो ऑफ मनी है वो डॉलर टर्म्स में है और जब वो डॉलर टर्म्स में है तो वो अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। और फ्लो ऑफ मनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कंट्री फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करती है वो एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ पावर वील्ड करती है ओवरऑल दुनिया के ऊपर। इस इम्बैलेंस को चाइना करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इज स्टिल द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और जो सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है चाइना को हासिल है वो ये है कि इसके बैंक्स इनॉर्मस साइज के हैं। जो बैंक एसेट्स चाइना के हैं वो अमेरिका से भी ज्यादा हैं और यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा है, लेकिन वो अभी तक चाइना के अंदर ही हैं। अब पिछले 2-3 सालों में ये चीजें चेंज हो रही हैं जब से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आया है और जो चाइनीज फर्म बाहर दूसरे मुल्कों में काम कर रही हैं या जिन्होंने वहां पर हेड ऑफिसेस बनाए हैं तो चाइना के जो बैंक है वो उनको बहुत आसानी से पैसे लेंड करना शुरू हो गए हैं। तो ये एक शो कर सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जो हैं वो डॉलर से शिफ्ट होके यॉन की तरफ जा रहे हैं और जो चाइनीज बैंक्स हैं वो एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल दुनिया में प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात जो ये शो करती है कि चाइना एक अपना रोल प्ले कर रहा है दुनिया में, वो कोविड-19 के क्राइसिस के बाद आता है। सबसे पहले उन्होंने तकरीबन अभी लेटेस्ट 30 टन ऑफ इक्विपमेंट इटली को एक्सपोर्ट किया है और 5 लाख जो ग्लव्स और मास्क वगैरह हैं वो उन्होंने स्पेन को इंपोर्ट किए। तो ये सारे काम अमेरिका को करने चाहिए ग्लोबल लीडरशिप में, क्योंकि वो सबसे आगे है। अमेरिका ने नहीं किए, वो सारे काम चाइना कर रहा है। It's going to disappear one day. It's like a miracle. It will disappear. फिर जो वैक्सीन डेवलपमेंट है कोविड-19 की, उसमें भी चाइना का बहुत ही मेजर रोल है और वो वैक्सीन डेवलपमेंट में अभी पूरी दुनिया से काफी आगे हमें नजर आता हुआ है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट छोड़ती है किसी भी वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर में, वो होती है एक बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की ये शो करती है कि इन्वेस्टर्स को कितना ट्रस्ट है उस इकोनॉमी में कि दैट इकोनॉमी विल नॉट डिफॉल्ट इवन इन अ क्राइसिस। तो अभी कोविड-19 के बाद हम ये देख सकते हैं और ये ग्राफ भी आपको बताएगा कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसके बॉन्ड के जो शेयर्स हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो इन्वेस्टर है उनको डर है कि अगर हमने इनकी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया, इमर्जिंग मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्रैश कर जाएंगे और बैंकरप्ट हो जाएंगे और हमारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन जहां तक चाइना की बात है, उनकी बॉन्ड मार्केट इस क्राइसिस के बावजूद स्ट्रांग हो गई है और इन्वेस्टर्स आर coming into China and investing into the Chinese bond market, which has made China's bond market the second strongest bond market in the world. अभी तक आपने देखा होगा कि हमने 3 चीजों पे ज्यादा एम्फोसिस किया है। पहले बैंक एसेट्स,
उसके अलावा एक क्राइसिस में एक कंट्री किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और दुनिया की हेल्प करती है। तीसरा उसकी बॉन्ड मार्केट। चौथी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक फाइनेंशियल ऑर्डर में, वो ये होती है कि फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है और फ्लो ऑफ मनी में किसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चीज में हम ये देख सकते हैं, जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया था, कि अमेरिका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और वो प्ले करता है एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्विफ्ट, SWIFT। यहां आप देख सकते हैं स्विफ्ट का काम है कि वो कम्युनिकेट करता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और वो ट्रांसफर करता है पैसे एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में। जो चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम है वो कंज्यूमर बेस्ड है, वो कंज्यूमर्स को अफेक्ट करता है और वो कंज्यूमर के थ्रू चल रहा है। उसमें डिजिटल वॉलेट्स को चाइना इंट्रोड्यूस कर रहा है। डिजिटल वॉलेट से ये होता है कि जितने कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स ने अपनी कमोडिटीज लेनी होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो भी आपने पेमेंट्स करनी है वो आप डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो बैंक्स कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर आ जाते हैं। तो ये जो एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम है जो ये चाइना बनाना चाह रहा है, उसमें उसका मेन एम ही ये है कि जो बैंक्स को वो साइड पे करें और उसके अलावा अपना जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है लोग उसकी तरफ आके इन्वेस्ट करना शुरू हों। इसमें दो बहुत मेजर फर्म्स हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है और पूरी दुनिया में अपना टेंटिकल्स फैलाने शुरू हो गए। एक है टेंसेंट और एक है एंट फाइनेंशियल। और ये इसलिए भी जो स्विफ्ट का पैरेलल सिस्टम कामयाब हुआ है वो ये है कि कोविड-19 के बाद people do not encourage themselves कि वो कैश यूज करें, they are more relying on online services। तो डिजिटल वॉलेट्स इस पैराडाइम में और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली पॉजिटिव्स की, लेकिन इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव भी है जो चाइना को फेस करना पड़ रहा है। दुनिया चाइना को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती है। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। एक तो फर्स्टली अगर आप कोविड वाला मामला ही देखें तो चाइना ने एकदम कोविड के बारे में दुनिया को नहीं बताया था, वो एक एप्रीहेंसिव थे अबाउट ऑल द एपिसोड जो उनके मुल्क में जा रहे थे। फिर ओवरऑल जो इनकी गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव इतना नहीं करती है। और फाइनेंशियल सिस्टम में जो एक लिंच पिन होता है वो होती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जब तक ये नहीं पता होगा कि उनका पैसा ट्रांसपेरेंटली किधर जा रहा है तब तक वो अपना एक ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकते। ये एक दो नेगेटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन द नियर फ्यूचर तो कम से कम चाइना फाइनेंशियल ऑर्डर को टॉपल नहीं कर सकता, लेकिन वो उस राह पे गामजन हो चुका है कि जिसपे आज से 10, 20, 25 साल बाद वो अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे देख सकता है। तो इन द एंड हम ये देख सकते हैं कि दुनिया में दो फाइनेंशियल ऑर्डर्स अभी इन द नियर फ्यूचर हमें नजर आ रहे हैं। एक अमेरिकन डोमिनेटेड स्फेयर होगा और एक चाइनीज डोमिनेटेड स्फेयर होगा। इसमें दो तरीके हैं जिसमें आगे चल सकते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में जिसे कहते हैं कि अगर गेम थ्योरी में हम देखें कि इनके बीच में अगर कॉपरेशन होती है तो हमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज नजर आएंगी। उस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का ये फायदा होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये कॉपरेट नहीं करते हैं तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज नजर आएंगी, जिससे जो कंज्यूमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फाइनेंशियल आउटले है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने को नजर आ सकता है। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें कमेंट सेक्शन में। मजीद ऐसे ही एनालिसिस और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए हमारे सैट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।